नमस्कार। भारतीय नागरिकता ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? एक पासपोर्ट, एक वोटर आईडी कार्ड? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी पहचान है, हमारे अधिकार हैं और इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो आज हम इसी बेहद जरूरी विषय की हर परत को खोलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा संविधान नागरिकता के बारे में क्या कहता है। फिर नागरिकता पाने और खोने के क्या तरीके हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद एनआरआई और ओसीआई का जो कन्फ्यूजन है, उसे दूर करेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक भारतीय नागरिक होने का असल मतलब क्या है और हमारे संविधान ने इसकी क्या नींव रखी है? देखिए, नागरिकता एक तरह का कानूनी स्टेटस है जो किसी भी इंसान को देश का एक फुल मेंबर बनाता है। और भारत के बारे में एक बहुत ही खास बात है, वो है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि आप चाहे गुजरात से हों या बंगाल से, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। ये देश को एक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। तो सवाल उठता है कि नागरिक होना इतना खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 16 और 19 के तहत मिलने वाले अधिकार, या फिर वोट देकर अपनी सरकार चुनने का हक और देश के सबसे बड़े पद जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने का अधिकार। ये सब कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए ही है। और इन सभी अधिकारों की जो बुनियाद है, वो रखी गई है हमारे संविधान में। संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक ये साफ साफ बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। पर यह सिर्फ एक शुरुआती ढांचा था। आगे के नियम बनाने की पावर संसद को दी गई और इसी पावर का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में एक बहुत ही जरूरी कानून बनाया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। आज भी नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामले इसी कानून के तहत तय होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्ट के हिसाब से कोई भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है। तो याद रखिए, इस कानून में नागरिकता हासिल करने के कुल 5 तरीके बताए गए हैं। जी हाँ, पूरे 5 तरीके। आइए अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है जन्म से, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। नियम समय के साथ बदलते गए। जैसे 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा होने वाला हर कोई अपने आप भारतीय नागरिक बन जाता था। फिर नियम बदला और शर्त ये हो गई कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, और 2004 के बाद ये नियम और भी सख्त हो गए। दूसरा तरीका है वंश के आधार पर। मान लीजिए कोई भारतीय कपल अमेरिका में रह रहा है और वहां उनका बच्चा होता है, तो वो बच्चा अपने माता पिता के भारतीय होने के नाते वंश के आधार पर भारत की नागरिकता का हकदार हो सकता है। हाँ, इसके नियम भी समय के साथ बदले हैं। तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन के जरिए। ये उन लोगों के लिए है जो हैं तो भारतीय मूल के, मतलब उनके दादा दादी या नाना नानी कभी भारत के नागरिक थे और वो अब भारत वापस आकर यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अप्लाई करने से पहले कुछ साल, आमतौर पर 7 साल, भारत में रहना पड़ता है। चौथा तरीका उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई वंशानुगत रिश्ता नहीं है, पर वो भारत को इतना पसंद करते हैं कि यहीं बसना चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति कुछ शर्तें पूरी करके, जैसे एक तय समय तक भारत में रहकर, अच्छे कैरेक्टर का होकर और यहाँ की कोई एक भाषा सीखकर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और पांचवा तरीका थोड़ा अलग है। ये तब होता है जब कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए। जैसे जब 1962 में पांडिचेरी भारत में शामिल हुआ, तो सरकार ने तय किया कि वहाँ के लोगों को कैसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये थे नागरिकता हासिल करने के 5 रास्ते। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि एक बार जो नागरिकता मिल गई, क्या वो हमेशा के लिए पक्की है या इसे किसी भी हालत में खोया भी जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, नागरिकता खोई भी जा सकती है। और हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 जहां नागरिकता पाने के तरीके बताता है, वहीं नागरिकता खत्म होने के भी 3 बिल्कुल साफ तरीके बताता है। पहला है अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ देना। दूसरा है बर्खास्तगी, मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और तीसरा तरीका है वंचित किया जाना,
जिसमें सरकार कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में, जैसे देश से गद्दारी या फर्जी तरीके से नागरिकता लेने पर, किसी की नागरिकता छीन सकती है। अच्छा, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसमें अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एनआरआई और ओसीआई कार्ड धारक सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी कानूनी स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे एकदम सिंपल करके समझते हैं। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन एक भारतीय नागरिक ही होता है। उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, बस वो किसी काम से या पढ़ाई के लिए देश से बाहर रह रहा होता है। वहीं ओसीआई कार्ड धारक असल में किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, जिसके पास उस देश का पासपोर्ट होता है। वो सिर्फ भारतीय मूल का होता है और उसे भारत में कुछ खास सहूलियतें मिलती हैं। अब इस टेबल को देखिए, सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएंगे। सबसे पहले नागरिकता वाला कॉलम देखिए। एनआरआई भारतीय नागरिक है, ओसीआई विदेशी नागरिक। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। इसी वजह से एनआरआई कुछ शर्तों के साथ भारत में वोट डाल सकता है, लेकिन ओसीआई नहीं डाल सकता। एक और बड़ा फर्क देखिए, एनआरआई भारत में खेती वाली जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन ओसीआई नहीं खरीद सकते। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि पीआईओ कार्ड वाली स्कीम अब बंद हो गई है और उसे ओसीआई में ही मिला दिया गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ओसीआई नागरिक नहीं है तो इस कार्ड का क्या फायदा है? अरे फायदे बहुत हैं। उन्हें भारत आने के लिए लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है। उन्हें भारत में चाहे जितना भी रुकना हो, पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। और तो और आर्थिक और पढ़ाई लिखाई के मामलों में उन्हें लगभग एनआरआई के बराबर ही अधिकार मिलते हैं। चलिए, हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो अब समय है कि सबसे जरूरी बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लिया जाए ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो बस ये 2 नंबर याद रखिए। नागरिकता पाने के 5 रास्ते हैं: जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, प्राकृतिक रूप और किसी नए क्षेत्र का भारत में शामिल होना। और नागरिकता खोने के 3 रास्ते हैं: अपनी मर्जी से छोड़ना, किसी और देश की नागरिकता लेना या सरकार द्वारा वंचित किया जाना। ये 5 और 3 का फॉर्मूला और इनके तरीके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नागरिकता सिर्फ कानून की कुछ धाराएं नहीं हैं। जैसा कि महान दार्शनिक यूर्गेन हाबरमास ने कहा था, ये किसी भी लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत नींव होती है। यही हमें एक पहचान देती है और अपना भविष्य तय करने का हक देती है। मैं एक सवाल के साथ आप सबको छोड़कर जा रहा हूँ। आज की दुनिया में जहां लोग एक देश से दूसरे देश आसानी से आ जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में नागरिकता का मतलब और इसकी परिभाषा बदल जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।